अब तक क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग अब तक पढ़े कि गुड्स का डेफिनेशन क्या है, हम लोग ये पढ़े डिलीवरी किसको बोलते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाता है, हम लोग ये पढ़े कि प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, हम लोग सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़े, हम लोग सेल और हायर परचेज टू सेल का डिफरेंस पढ़े, हम लोग वैलिड एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े जिसमें हम लोग पढ़े कि टू पार्टीज होना चाहिए, ओनली फॉर गुड्स होता है। हम लोग पढ़े प्राइस कैसे असर्टेन होता है, और हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कंडीशन और वारंटी किसको बोलते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोग को पूरा? और टाइप्स भी पढ़े थे कि कंडीशन और वारंटी कितने टाइप्स का होता है। यस सर। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, कैविएट एम्प्टर। ये जैसे आप लोग लॉ में पढ़ते थे ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड, वैसे ही एक लॉ होता है कैविएट एम्प्टर। इसका मतलब क्या है? लेट द बायर बी अवेयर। नॉर्मल मीनिंग, हम एकदम जनरल मीनिंग बोल रहे हैं कि ये दुकानदार का ड्यूटी नहीं है कि वो कस्टमर को सब कुछ बताए, ये कस्टमर का जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ जाने, या उसको सब कुछ पता हो या सब कुछ पूछ ले। इसका बेसिक मतलब यही है कैविएट एम्प्टर, मतलब लेट द बायर बी अवेयर। बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन है कुछ 6 ऐसे एक्सेप्शन है। देखो ये कैविएट एम्प्टर का रूल क्या बताना क्या चाह रहा है कि अगर एक कस्टमर सेलर को ये बोलता है कि तुम हमको नहीं बताया इसलिए हमको नहीं पता था, ये बोल के कस्टमर बच नहीं सकता। यानी सेलर ये बोल सकता है कि आप अवेयर क्यों नहीं थे एज अ कस्टमर, आप पूछे क्यों नहीं। लेकिन 6 ऐसा केसेस है जहां पे सेलर ये बोल के नहीं बच सकता कि बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या वो 6 केसेस है? क्वालिटी और यूजेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है या गुड्स यूज के लायक नहीं है जिस यूज के लिए वो बना है, ये बात दुकानदार का जिम्मेदारी है कि वो बताए। आप अगर कोई ब्रांड नेम या पेटेंट के अंडर में गुड्स खरीद रहे हो तो वो ब्रांड आपको जो जो बात बताता है, अगर गुड्स में वो बात नहीं है तो दुकानदार की जिम्मेदारी है। आप सैमसंग का मोबाइल सैमसंग पे भरोसा करके खरीद रहे हो, अब दुकानदार का जिम्मेदारी है कि वो ठीक से बताए। एक सेकंड ज्वाइन किया तो हाँ ठीक है। हम लोग चालू किए दिव्यम कैविएट एम्प्टर बोल के एक टॉपिक चालू किए। टाइप्स तक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे, आज कैविएट एम्प्टर से चालू किए। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब दुकानदार का जिम्मेदारी नहीं कि वो सब बात कस्टमर को बताए, ये कस्टमर का जिम्मेदारी है कि वो सब बात जानकारी ले ले। कैविएट एम्प्टर CAVEAT कैविएट एम्प्टर EMPTOR, इसका मतलब ही होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस होना चाहिए एज अ कस्टमर, तुम सेलर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हर बात के लिए। ठीक, जैसे नॉलेज पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, तुमको या तो तुम पूछो, तुमको कुछ नहीं पता तो तुम पूछो, तुम ये नहीं बोल सकता दुकानदार हमको क्यों नहीं बताया। बेसिक रूल यही है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है गुड्स अगर उस क्वालिटी या उस यूज के लायक नहीं है जिसके लिए तुम खरीद रहे हो, तुम दुकानदार को बोल दिए थे हमको इस काम के लिए सामान चाहिए और वो उस काम के लायक नहीं था, अब ये दुकानदार का पॉइंट है कि वो तुमको बताए। पेटेंट और ब्रांड नेम, तुम एडिडास का अगर जूता खरीद रहे हो तो तुम उससे दोबारा पूछोगे कि ये एडिडास है, तो ये पूछ के होगा क्या। हम अगर सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे हैं तो हम दुकानदार को पूछेगा कि ये सैमसंग है, तो ये दुकानदार का जिम्मेदारी है कि अगर वो ब्रांड नेम के नाम से माल बेच रहा है तो वो गुड्स उस ब्रांड नेम का ही होना चाहिए। सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल, आप अगर उसको कोई डिस्क्रिप्शन दियो, हमको ये चीज चाहिए फोन में, हमको 3 GB रैम चाहिए, हमको 164 GB मेमोरी चाहिए, हमको कम से कम 20 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन दे दियो। फिर उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग म्यूट करो अपने आप को, कोई के बैकग्राउंड में बहुत वॉइस हो रहा है। अगर डाउट होगा तो अनम्यूट करके बोलना, नहीं डाउट होगा तो समझते जाओ, या हम क्वेश्चन पूछेंगे तब अनम्यूट करना अपने आप को। पेटेंट एंड ब्रांड नेम सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल,
अगर आप दुकानदार को डिस्क्रिप्शन दे दियो कि हमको इतना जीबी रैम चाहिए, इतना जीबी रोम चाहिए, हमको इतना मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, अगर वो डिस्क्रिप्शन आप दे दियो और उस डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता गुड्स आपको दे, ये दुकानदार का फिर जिम्मेदारी है। आप ये नहीं बोल सकता दुकानदार कि आप अपना डिस्क्रिप्शन को खुद चेक क्यों नहीं कर लिए थे। भाई हम तुमको डिस्क्रिप्शन दिए किस लिए थे? फिर इसीलिए तो दिए थे कि हमको चेक करना नहीं आता, हम तुमको बता रहे तुमको ये चीज़ चाहिए। वैसे ही अगर दुकानदार आपको कोई सैंपल दिखाया है तो सारा कुछ उस सैंपल से मिलता जुलता है कि नहीं। मान लो उसके अंदर हम 100 पीस खरीदा, मान लो हमको वो एक केक का पीस दिखाया, हमको केक अच्छा लगा, हम बोले ऐसा ही 100 दे दीजिए। अब हमको हर एक केक उस 100 मिलता जुलता है कि नहीं, ये चेक करने का दरकार नहीं है। ये अब दुकानदार का जिम्मेदारी है कि वो चेक करके दे कि सारा चीज़ सैंपल से मैच हो रहा है कि नहीं। मर्केंटेबल क्वालिटी, अगर हम आगे दुकानदार हैं, हम भी आगे बेचेगा, तो ये बेचने लायक क्वालिटी में हो, ये जिम्मेदारी मेरे सेलर का है। तुम होलसेलर है, हम रिटेलर है, तुम हमको गुड्स बेचे तो ये होलसेलर का जिम्मेदारी है कि वो रिटेलर को वैसा ही गुड्स दे जो आगे बेचा जा सकता है। तो मर्केंटेबल क्वालिटी होना चाहिए। ट्रेड यूजेज, उस प्रोडक्ट पे जो जो यूजेज मेंशन है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो जो डिटेल मेंशन होता है वो डिटेल करेक्ट हो, ये जिम्मेदारी अब सेलर का है, बायर का नहीं है। और लास्ट बात, सेलर एक्टिवली कंसील द डिफेक्ट। अगर सेलर जानबूझ के डिफेक्ट को छुपा ले कस्टमर को बेचते वक्त, तो फिर सेलर का जिम्मेदारी है, फिर बायर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेलर ये बोल के नहीं बच सकता कि लेट द बायर बी अवेयर। मान लो एक मोबाइल फ़ोन जिसका बैटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपको बेचते वक्त हम फुल चार्ज करके बेचा, अब आप हाथों आप तो चेक कर नहीं पाए, आप तो ले गए। 1-2 दिन बाद आपको समझ में आया इसका तो बैटरी बहुत प्रॉब्लम दे रहे। अब दुकानदार बोला आप चेक करके क्यों नहीं लिए? अरे भाई तुम तो जानबूझ के डिफेक्ट छुपा लिए थे, फुल चार्ज करके ही हमको दिए ताकि उस समय वो प्रॉब्लम सामने नहीं आए। कई बार जो ये बाइक बेचते हैं, बाइक रिपेयरिंग करके सेकेंड हैंड, वो लोग ये बदमाशी करते हैं, एक बार के लिए ऐसा रिपेयरिंग कर देंगे कि 3-4 दिन तो एकदम परफेक्ट चलेगा। तो तुम हाथों हाथ तो गड़बड़ी ढूंढ नहीं पाए, बाद में गड़बड़ी मिला तो बोले तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम पहले क्यों नहीं देखे। मतलब वो जानबूझ के उस डिफेक्ट को छुपा ले रहे। तब फिर सेलर ये बोल के नहीं बच सकता कि लेट द बायर बी अवेयर या कैविएट एम्प्टर। तो कैविएट एम्प्टर मतलब बायर को मेनली अवेयर होना पड़ेगा, बट ये कुछ एक एक्सेप्शन है जहां पे सेलर ये बोल के नहीं बच सकता कि लेट द बायर बी अवेयर। क्लियर है ये पूरा टॉपिक, कैविएट एम्प्टर का मीनिंग एंड एक्सेप्शन? अनन्या, जेनी एंड दिव्यम? Yes. चलो ठीक है। अब आते हैं बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के ऊपर, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी या पासिंग ऑफ ओनरशिप। हम लोग मेनली ये जानते हैं रिस्क पास विथ ओनरशिप। जो गुड्स का ओनर बन गया रिस्क भी उसी का, अनलेस एग्रीमेंट इज अदरवाइज। हाँ, अगर एग्रीमेंट में कुछ अलग बात लिखा हो कि गुड्स का मालिक तुम है, फिर भी इतना दिन तक अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी हम लेंगे, तो अलग बात है, वरना जनरली रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। जो गुड्स का मालिक रिस्क भी उसी का। तो अब बात आता है ये ओनरशिप पास कब माना जाएगा? कब माने कि मेरे से अब तुम मालिक बन गया गुड्स का, या तुमसे अब हम मालिक बन गए गुड्स के। देखो 4 कैटेगरी ऑफ गुड्स लिखा है वहां पे, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, सेल और रिटर्न बेसिस, और इन केस ऑफ राइट ऑफ रिजर्वेशन। असर्टेन गुड्स मतलब जब आप मेरे से गुड्स परचेज करने आए, गुड्स एकदम परफेक्टली रेडी था, एकदम सामने बना के रखा हुआ है, बस आपको खरीदना है। उस समय जब आप खरीदे, जब आप खरीदने का एग्रीमेंट किए, आप हाथों हाथ गुड्स के ओनर बन गए, मतलब हाथों हाथ प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाएगी, हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। तो एट सच टाइम एज पार्टी इंटेंड टू, जब आप इंटेंड हुए खरीदने के लिए, उसी समय रिस्क पास हो गया, उसी समय ओनरशिप पास हो गया। हाँ, लेकिन एक बात है, वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अब ये डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? मान लो हम आपको ऑयल दिखा रहे हैं, ऑयल तो मेरे यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर में भरती है, आपको लेकिन 1-1 किलो का बॉटल चाहिए, 1-1 लीटर का सॉरी बॉटल चाहिए। तो तेल तो रेडी है, ऑयल तो रेडी है, वो असर्टेंड है एकदम, लेकिन आप ओनर तभी बनोगे जब वो 1-1 लीटर का बॉटल में पैक हो जाए, मतलब डिलीवरी करने लायक कंडीशन में होगा। अगर वो डिलीवरी करने लायक कंडीशन में नहीं है तो हम ओनरशिप पास ऑन नहीं मानेंगे। तो असर्टेन गुड्स में जनरली ओनरशिप तुरंत पास हो जाता है, लेकिन अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में होगा तभी प्रॉपर्टी पास ऑन माना जाएगा। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले वो अरेंजमेंट करो कि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए।
अनअसर्टेन गुड्स, बाकी तीनों स्टेप कॉमन है, लेकिन पहला स्टेप क्या है, पहले उसको असर्टेन करो कौन सा तेल चाहिए, वही श्योर नहीं हुआ अब तक। वहां पे 10 अलग अलग कंटेनर्स में ऑयल रखा हुआ है, कौन सा ऑयल का बात हो रहा है ये नहीं पता, तो पहले असर्टेन करो। तो अनअसर्टेन गुड्स को पहले असर्टेन करो, एज पर डिस्क्रिप्शन वो पूरा मैच करवा लो, फिर उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ और फिर ट्रांसपोर्टर को देके डिलीवरी करवाओ। तो अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होने के लिए 2 स्टेप है। असर्टेन गुड्स हाथों हाथ ट्रांसफर ओनरशिप, अगर डिलीवरी स्टेट में नहीं है तो डिलीवरी स्टेट में ला के फिर ट्रांसफर करो। अनअसर्टेन गुड्स पहले असर्टेन करो फिर डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, तब ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, सेल और रिटर्न बेसिस। ये होता क्या है, कोई को आइडिया है? सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? नहीं है, चलो ठीक है हम बोलते हैं। सेल और हमको है थोड़ा बहुत। बोलो। कि सर आपको दे दिया, मतलब अगर आपके पास से आ गया तो मतलब इसको सेल नहीं मानेंगे, अगर नहीं आया तो सेल मानेंगे। नहीं ऐसा ठीक है, तुम बात करेक्ट बोलो, लेकिन उसको थोड़ा सा ढंग से सजा के बोलना है। चलो हम बोलते हैं, सही है वैसे, मोटा मोटी ठीक है। देखो हम तुमको गुड्स बेचे, लेकिन हम तुमको हाथों हाथ नहीं बेच रहे, हम तुमको बोल रहे हैं गुड्स ले जाओ, तुम देख लो, तुमको रखना हो तो हमको बता देना, नहीं रखना हो तो रिटर्न भेज देना। जनरली आप लोग देखते हो कि मम्मी लोग जब साड़ी वगैरह लेने जाती है तो दुकानदार बोलते हैं 2 साड़ी के साथ और 2 ले जाइए, आपको रखना होगा तो रखिएगा वरना रिटर्न कर दीजिए। इसको बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस में आप ओनर कब बन सकते हो? 2 केस है। हम आपको बोला गुड्स ले जाओ, 7 दिन में पसंद नहीं आए तो वापस भेज देना, या खबर भेज देना कि आप रख रहे हो। हम आपको आज गुड्स दिया, हम आपको बोला 7 दिन में या तो रिटर्न भेज देना या रखना हो तो उसका जवाब भेज देना। देखो या तो आप जवाब भेज दिए आप मालिक बन गए, या फिर 7 दिन पूरा हो गया और आप कोई जवाब नहीं दिए तो भी आप मालिक बन गए। 7 दिन पूरा हो गया आप कोई जवाब नहीं दिया, मान लेंगे आप गुड्स को रख रहे हो। तो इसलिए हम देखो वहां नोट्स में क्या लिखा है, टाइम लैप्स्ड और बायर अप्रूव्स। या तो बायर अप्रूवल दे दिया कि हम रख रहे हैं, या फिर टाइम पूरा हो गया तो हम मान लेंगे बायर अब रख रहे हैं। या फिर बायर डज समथिंग विच इज लाइक एक्सेप्टेंस। बायर उस गुड्स के साथ ऐसा कुछ किया मतलब वो एक्सेप्टेंस के इक्वल है। मान लो हम आपको कपड़ा दिए, बायर वो कपड़ा पहन के घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो गुड्स को रखी है तभी वो पहन के घूम रहे। वो किसी और को भेज दिया, मतलब वो गुड्स को रख रहा है तभी तो किसी और को भेज दिया, वो रखने के लिए अप्रूवल दे दिया होगा। मतलब क्या आपको लगता है ये बात सही? 3 केस हम बोला, या तो टाइम पूरा हो गया कोई जवाब नहीं दिए, हम मान लेंगे आप गुड्स को रख लिए, आप ओनर बन गए गुड्स के। आप अप्रूवल दे दिए कि हम गुड्स को रख रहे हैं, मतलब तो क्लियर ही आप गुड्स को रख लिए। या फिर आप ऐसा कुछ किए गुड्स के साथ जिसका मतलब आप गुड्स को रख लिए, ऐसा कुछ किए का एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिए हम। पहला, अगर कपड़ा आप पहन के घूमने लग गए मतलब आप उस गुड्स को यूज करने लग गए तो मतलब आप रख लिए। और दूसरा केस, आप किसी और को बेच दिए, मतलब आप रख लिए तभी तो आप किसी और को बेचे हो, आप उसके ओनर अपने आप को मान लिए इसलिए किसी और को बेचे हो। चौथा कहानी, इन केस ऑफ रीपोजिशन ऑफ राइट टू डिस्पोज। जनरली क्या होता है, नॉर्मली हम आपको गुड्स दे देते हैं तो क्या हम उसके बाद किसी और को बेच सकते हैं क्या? हाँ या ना बताना। जनरली हम आपको अगर गुड्स दे दिए क्या हम किसी और को बेच सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, जनरली नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्पेशल केसेस में सेलर ये राइट अपने पास रिजर्व करके रखता है कि हम किसी और को भी बेच पाएंगे। जनरली ये तभी होता है जब पेमेंट नहीं होता है। तो अगर आप हमको इतना दिन में पेमेंट नहीं दिए तो फिर हम कुछ किसी और को बेच देगा, आपसे वापस मंगवा लेगा और किसी और को दे देगा। ऐसा रिजर्वेशन अगर सेलर रखता है तो गुड्स के ओनर आप कब बनोगे? जब आप वो पेमेंट दे दोगे, मतलब जो कंडीशन हम रखा है वो कंडीशन मीट करोगे तभी आप ओनर बनोगे। और वो कंडीशन मीट नहीं करते तो हम गुड्स को उठा के ले आएगा और हम किसी और को बेच सकते, तब आप ओनर नहीं बनोगे जब तक वो कंडीशन मीट नहीं करोगे। जिस कंडीशन पे हम राइट को रिजर्व रखा है वो कंडीशन आप मीट कर दो, आप गुड्स के ओनर बन गए। आप वो कंडीशन मीट नहीं करोगे, आप गुड्स के ओनर नहीं बनोगे। ये टॉपिक क्लियर है सबको? कब प्रॉपर्टी पास ऑन होगा?
4 अलग अलग केस। Yes. अगले टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जिसका ग्रीक लैंग्वेज है नेमो डैट क्वैड नॉन हैबिट। नेमो NEMO नेमो, डैट DAT डैट, क्वैड QUAD क्वैड, नॉन NON नॉन, हैबिट HABET। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सॉरी, इसको नहीं बोलते ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसमें एक बात को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल के अंदर, नेमो डैट क्वैड नॉन हैबिट। इसका मतलब बड़ा सीधा है, कौन आदमी दूसरे आदमी को गुड्स का ओनर बना सकता है? अगर हम आपसे ये सवाल पूछें, कौन किसी और को गुड्स का ओनर बना सकता है? बोलो, ट्राई करो, आपके मन में क्या आंसर आ रहा है? मेरा क्वेश्चन है, कौन किसी और को गुड्स का ओनर बना सकता है? सर सेल करने के बाद। नहीं, वो नहीं बोले, हम उतना नहीं पूछे, सेल करने के बाद एंटर नहीं, हम बोले कौन किसको गुड्स का मालिक बना सकता है? सेलर। वेरी गुड, ओनर। अगर हम सीधा जबान में बोले, जो गुड्स का मालिक है वही किसी और को मालिक बना सकता है। विल यू एग्री ऑन दिस? यस। Yes sir. तो यानी टाइटल वही ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास खुद के पास टाइटल हो गुड्स का, या टाइटल का मतलब ओनरशिप ही हो रहा है एक तरीके से। मालिक बनने का हक वही किसी और को दे सकता है जो गुड्स का मालिक है। जो खुद मालिक नहीं है वो किसी और को गुड्स का मालिक बनने का हक नहीं दे सकता। देखो, हम इसीलिए क्या लिखे, इन जनरल ओनली एब्सोल्यूट ओनर कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। जनरली जो प्रॉपर ओनर है वही गुड्स को किसी और को ओनर बना सकता है। इफ अ पर्सन डज नॉट हैव बेटर टाइटल, मतलब ओनरशिप, कैन नॉट ट्रांसफर टू अदर। नॉर्मल सा नियम। अब इसी बात को बोलते हैं नेमो डैट क्वैड नॉन हैबिट, मतलब जो गुड्स का मालिक नहीं है, जिसके पास टाइटल नहीं है, वो किसी और को टाइटल नहीं दे सकता। इस लाइन का मतलब यही है, नेमो डैट क्वैड नॉन हैबिट, मतलब जो गुड्स के जिसके पास गुड्स का टाइटलशिप नहीं है, जिसके पास गुड्स का ओनरशिप नहीं है, वो किसी और को ओनरशिप नहीं दे सकता, वो किसी और को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब इसके भी एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन बोला सेल बाई एजेंट। अगर आप अपना किसी को एजेंट बना रहे हो तो वो किसी और को गुड्स बेच सकता है, क्योंकि आप तो एजेंट को एक तरीके से हक दिए हो ना। देखो, क्या एजेंट गुड्स का मालिक है? क्या एजेंट गुड्स का मालिक है? नहीं है। लेकिन क्या एजेंट आपका गुड्स किसी और को बेच सकता है नॉर्मली? आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रहा है नॉर्मल सिचुएशन रियल वर्ल्ड में? हाँ सर, उसको रखा ही काम के लिए। वेरी गुड, उसको रखे इसी काम के लिए। सही बात है दिव्यम, यानी एजेंट गुड्स को किसी और का ओनर बना सकता है। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन, जो मालिक नहीं है लेकिन फिर भी किसी और को मालिक बना रहा है। हाँ, लेकिन उसको कंसेंट होना चाहिए, ये नॉर्मल सिचुएशन होना चाहिए, और बायर गुड फेथ में खरीदेगा। अच्छा, सेकंड एक्सेप्शन, जॉइंट ओनर। हम और दिव्यम दोनों गुड्स के मालिक हैं। क्या दिव्यम किसी और को मालिक बना सकता है गुड्स का? हाँ, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। हाँ, अब मान लो दिव्यम बदमाशी करके किसी और को मालिक बना दिया बिना मेरे परमिशन से। सामने वाले का क्या गलती है? वो ये थोड़ी ना चेक करने जाएगा कि दिव्यम को भी मेरा परमिशन है कि नहीं है। हम दोनों ज्वाइंट ओनर है, वो डॉक्यूमेंट देता है जिसमें दोनों का नाम है, मालिक होने का हक के पेपर के ऊपर, ओनरशिप के ऊपर दोनों का नाम है। वो दिव्यम से खरीद लिया, यानी वो सही मालिक बन गया। अब बाद में अगर हम दोनों का झमेला है कुछ, दिव्यम बिना परमिशन के बेच दिया था, दिव्यम मेरे साथ बदमाशी किया था, सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने वाले को, बायर को उसका टाइटल मिल जाएगा। अब हम दोनों का लड़ाई हम दोनों निपटे। वो ये कहाँ बैठ के चेक करता रहेगा कि ज्वाइंट ओनर का परमिशन है कि नहीं है। तो ज्वाइंट ओनर किसी और को मालिक बना सकता है। सेल इन केस ऑफ वॉइडेबल एग्रीमेंट। हम आपके माथे पे बंदूक रख के आपसे आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा लिए थे। हम आपके माथे पे बंदूक रख के, मतलब कोएशन करके आपसे आपका प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा लिए थे। अभी ऑन पेपर गुड्स का मालिक कौन है? हम की आप? हम है बिल्कुल। अब तुम कोर्ट गए और ये बात साबित कर दिए कि नीरज सर मेरे साथ कोएशन करके, धमकी देके, थ्रेटनिंग करके मेरे से गुड्स नाम लिखवाए थे। कोर्ट में ये बात तुम साबित कर दी। क्या तुम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो वो गुड्स? यस सर, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट पे किसका नाम है?
आपका। हाँ, यानी ऑन पेपर हम मालिक है, आपका। लेकिन तुम ट्रांसफर कर पा रहे हो, है ना? तो यानी वॉइडेबल एग्रीमेंट अगर होता है, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोएर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सब से कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी अपने नाम करवाता है, तो हालांकि पेपर पे नाम सामने वाले का है, लेकिन तुम भी उसको बेच सकते हो। तो तुम किसी और को टाइटल दे रहे हो जबकि तुम्हारे नाम पे डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी। अच्छा, अगला एग्जांपल, ऑलरेडी सोल्ड बट स्टिल इन पोजीशन। हम तुमको ऑलरेडी सामान बेच दिए, लेकिन गुड्स अभी भी मेरे पोजीशन में हो, तुम डिलीवरी लेने नहीं आ रहे हो। हम क्या करेंगे उस गुड्स का? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, तुमको जो टाइम दिया था तुम इस टाइम में भी नहीं आए, तुम आ ही नहीं रहे हो। हम किसी और को बेच सकते हैं। हाँ, तो ऑलरेडी सोल्ड बट स्टिल इन पोजीशन। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया होगा पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट मिल गया फिर नहीं। अगर पेमेंट नहीं मिला, गुड्स तुम आए, तुम परचेज का एग्रीमेंट करके चले गए, तुम ना आए पैसा देने, ना आए गुड्स लेने, हम थोड़ा दिन वेट किया, अब हम किसी और को बेच दिए, तो हालांकि मालिक तुम हो गए थे क्योंकि एज पर एग्रीमेंट तुमको हम सेल कर दिए थे, लेकिन फिर भी हम बेच पा रहे। सेल बाय बायर बिफोर गेटिंग पोजीशन, ये बहुत बार होता है। ये 5 नंबर पॉइंट बहुत मजेदार है। सेल बाय बायर बिफोर गेटिंग पोजीशन मतलब तुम आए, तुम मेरे से एक डील किए कि नीरज सर आपके फैक्ट्री में इस आइटम का कितना पीस अवेलेबल है। हम बोले मेरे फैक्ट्री में भी 200 पीस अवेलेबल है। आप बोले हम खरीद रहे हैं। हम बोले खरीद लो। आप बोले हम कल तक आके आपको पेमेंट कर देंगे। हम बोले ठीक है। तुम बाहर निकले और तुम किसी और से डील कर लिए कि इतना पीस मेरे पास है, खरीदोगे क्या? तो यानी तुमको पोजीशन मिलने के पहले तुम किसी और को बेच दिए। ये भी इंडिया में लीगली अलाउड है। म्यूट करो अपने आप को प्लीज, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। तो सेल बाय बायर बिफोर गेटिंग पोजीशन, बायर पोजीशन मिलने के पहले किसी और को बेच दे रहे हैं, ये इंडिया में लीगली वैलिड है। अच्छा, सेल बाय स्टॉपेल, ये बड़ा मजेदार केस है। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? स्टॉपेल का मतलब होता है हम यहां पे खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं कि गुड्स का ओनर हम है, एक्चुअल ओनर दिव्यम है, एक्चुअल ओनर कोई और है। मतलब एक लेट से एग्जांपल, दिव्यम है, हम नहीं है, बट दिव्यम यहां बैठा है और हम खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं गुड्स का मालिक हम है, कोई लेगा क्या? और दिव्यम हमको मना नहीं कर रहे, दिव्यम वहां पर रोक नहीं रहे उस बात को, मतलब दिव्यम हमको स्टॉप नहीं कर रहे। क्या हम किसी और, कोई और जो मेरे से ले लिया, क्या उसको ओनरशिप मिल पाएगा? हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि उस सामने वाले बंदे का क्या गलती है? वो तो दिव्यम के सामने हम खड़ा होकर चिल्ला रहे, दिव्यम हमको नहीं रोका, तो वो तो भरोसा करेगा ही कि ये गुड्स नीरज का ही होगा। और 7वां नंबर है अनपेड सेलर। एक सेलर है, वो गुड्स बेच चुका, लेकिन सामने वाला पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया और उसका पैसा नहीं दे रहे, तो सेलर क्या करेगा? किसी और को बेच देगा। 8वां नंबर है सेल बाय लिक्विडेटर। जनरली जब कोई इंसॉल्वेंट होता है, जब कोई दिवालिया होता है, बैंकरप्ट होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक आदमी आता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। वो सारा बिजनेस को क्लोज करता है। डिसोल्यूशन के केस में जो पढ़ते हो पार्टनरशिप का, वो पूरा बिजनेस को क्लोज करवाता है और सारा एसेट लायबिलिटी, एसेट्स को बिकवा के, लायबिलिटी को चुका के, अगर पैसा बचता है तो ओनर को देता है, वरना कहानी खत्म। तो वो लिक्विडेटर क्या गुड्स का मालिक है क्या जो बेच रहा है बैठ के? नहीं, बिल्कुल मालिक नहीं है। नहीं। लेकिन उसको कोर्ट परमिशन दिया है ना बेचने का, तो वो बेच सकता है। और लास्ट, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। एक गुड्स हमको कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मिला, एक हीरे का अंगूठी हमको कहीं पे पड़ा हुआ मिला, काश मिले। अब उस गुड्स को हम बहुत ढूंढा, उसका ओनर कौन है हमको कोई मिला नहीं, क्या हम उसको बेच सकते हैं? हाँ सर, चोर बाजार। ऐसा बस दिव्यम बोलता हाँ सर, चोर बाजार में। सही बात, जो भी हो हम उसको बेच सकते हैं, कानूनी यहाँ पर हमको अलाउड है। फाइंडर ऑफ गुड्स का पहला ड्यूटी बनता है रियल ओनर को ठीक से ढूंढ लो, नहीं मिले तो वो उस गुड्स का कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जहाँ पे गुड्स का ओनर नहीं भी होते हुए भी हम गुड्स किसी और को बेच रहे हैं। ठीक है, पॉइंट 7 नहीं समझ। पॉइंट 7 बेटा बोला अनपेड सेलर। हम तुमको माल बेचे है दिव्यम, और इधर हमको न्यूज मिल गया दिव्यम कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए, हाँ सर। तुम मेरे को तुम पैसा नहीं चुका पा रहे और न चुका पाएगा, तो हम कौन सा सेलर हो गया? वो सेलर जिसका पैसा अनपेड है।
है ना। नाम देखो, नाम पकड़ो दिव्यम, वो सेलर जो अनपेड है, मतलब वो सेलर जिसको उसका पैसा नहीं मिला ना, मिलने वाला है, तो वो क्या करेगा उस गुड्स का? वो वेट ही करता रहेगा बैठ के, नहीं ना दिव्यम? करेगा सर, वो क्या करेगा? मेरे से लेके बेच देगा। हाँ, तेरे से लेके हम किसी और को बेच देगा, मेरे पास पड़ा है तो किसी और को बेच देगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो सेलर जिसका पेमेंट अनक्लियर्ड है, अनपेड है और मिलने वाला भी नहीं है। अनपेड सेलर पढ़ोगे आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनपेड सेलर, आखिरी टॉपिक वही है अनपेड सेलर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ठीक है। हाँ, अगला हेडिंग बड़ा सिंपल है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी नॉट बाय फ्रॉड। डिलीवरी अनऑथराइज्ड या फ्रॉडफुल नहीं होना चाहिए, डिलीवरी एकदम सही ढंग से हो तब माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हुआ है। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जनरली पेमेंट और डिलीवरी साइमल्टेनियस कंडीशन होता है। जनरली कैसे बोलते हो, तुम पैसा दो गुड्स लो, या गुड्स दो पैसा लो, ये दो में से एक लैंग्वेज चलता है ना, या तो गुड्स दो और पैसा लो, या पैसा दो और गुड्स लो। तो यानी दोनों एक दूसरे का कॉन्करेंट कंडीशन होता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल हम लोग उधार में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ बात है तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो जनरली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे माना जाएगा, हम बिना फ्रॉड या अनऑथराइज्ड के थ्रू तुमको गुड्स दिए, तुम हमको डिलीवरी दियो, पैसा लियो, या फिर पैसा लियो डिलीवरी लियो, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों काम हुआ है। अच्छा, डिलीवरी का यहाँ पे मीन्स बोथ टू बायर एंड टू पर्सन ऑथराइज। या तो हम डिलीवरी तुमको करेगा, या फिर तुम जिसको ऑथराइज किए कि मेरे बिहाफ में इसको गुड्स दे देना, हम उसको दे देगा। पार्ट डिलीवरी के केस में क्या होगा, इफ बायर टेक्स पार्ट डिलीवरी इट विल बी ट्रीटेड एज होल। तुम आधा डिलीवरी ले लिया है तो बाकी आधा तुमको अब लेना पड़ेगा। 100 पीस देने का बात हुआ था, तुम 50 ले लिया है तो बाकी 50 भी अब तुमको लेना पड़ेगा। हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पूरा हो रहा है। ये कुछ एक काम का बात था, यहाँ पे एक दो काम का बात हो रहा है। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इफ एग्रीड एल्स द प्लेस ऑफ एग्रीमेंट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी। या तो तुम हमको कोई दूसरा जगह बताया है प्लेस ऑफ डिलीवरी का तो वहां डिलीवरी करेंगे, और ऐसा कोई कुछ नहीं बताया है तो फिर जहां पर अपना एग्रीमेंट हुआ वही प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा। टाइम, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या होगा, इफ एग्रीड देन एट दैट टाइम, इफ नॉट देन रीजनेबल टाइम। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इफ गुड्स आर विद थर्ड पार्टी देन द पार्टी नीड टू एक्नॉलेज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ये बड़ा मजेदार केस है, अच्छा केस है, मतलब मजेदार कुछ नहीं, नॉर्मल है लेकिन अच्छा है। मान लो गुड्स मेरा गोडाउन में पड़ा है, वो गोडाउन किसी और का है, वहां पे मेरा 2000 पीस पड़ा है, हम अनन्या को वो 2000 पीस बेच दिए, तो जो गोडाउन पर्सन है ना, जो थर्ड पार्टी, उसको एक बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब हम उसको बताएगा कि तुम अनन्या को फोन करके बोल दो कि अब गुड्स तुम अनन्या के ब्याह में होल्ड करके रखा है, क्योंकि गुड्स तो अभी भी उस गोडाउन में है और वो गोडाउन वाले को तो यही पता है कि हम मालिक है, तो हम उसको इन्फॉर्म करेगा और वो अनन्या को इन्फॉर्म करेगा कि अब हम अनन्या के ब्याह में गुड्स को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपको रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवरी कर दिए तो आपके पास क्या चॉइस है, बोलो। अगर हम आपको रॉन्ग अगर कम बोलो। दिए तो ज्यादा का डिमांड करेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो या तो पैसा दे देंगे या तो गुड्स लौटा देंगे। हाँ, कम दिए तो तुम पहला आंसर क्या दिए, तुम्हारा ज्यादा वाला आंसर परफेक्ट करेक्ट है। या तो जो एक्स्ट्रा पीस है वो रिटर्न कर देंगे, या एक्स्ट्रा पीस रखेंगे तो पेमेंट कर देंगे। कम वाला में तुम क्या आंसर किए, पर बायर से और डिमांड करेंगे। कुछ और ऑप्शन है तुम्हारे हाथ में, ऑर्डर कैंसिल कर सकते। यस यस यस, तुम्हारा दोनों आंसर करेक्ट है। तो बायर का चॉइस है वो और पीस, देखो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर हम कम डिलीवरी किया तो या तो कम ही रख के उतना के पैसा दे दो, काम खत्म, या पूरा का पूरा गुड्स रिजेक्ट कर दो, या जितना कम है उतना और मंगवा लो और पैसा दे। ये तीनों बात पे एग्री करोगे आप लोग। आपके पास एज अ बायर 3 ऑप्शन है। पहला, जितना डिलीवरी दिए उतना ही रख लो। मान लो 100 पीस मांगे थे, हम 80 दिए है, 80 रख लो, बाकी 20 छोड़ दो, मत मांगो। दूसरा ऑप्शन आपके हाथ में है, बाकी 20 मांग लो। तीसरा ऑप्शन है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। ठीक है ना। और अगर हम ज्यादा दे दिए तो आपके हाथ में 2 ऑप्शन है, या तो बैलेंस रिटर्न भेज दो या फिर रख लो और पैसा दे दो। अच्छा, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या अलाउड है?
पार्ट नहीं पार्ट में सर, डिलीवरी ऐसे- करेंगे, अनलेस अगर आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट ही वैसा हुआ है तब अलाउड है, वरना नहीं। यानी अगर आपका मेरे बीच में बात हुआ था कि हम 100 पीस देगा आपको, हम आपको भेजा 70 और बोला बाकी 30 बाद में ले लेना या महीना भर बाद भेज देंगे, तो आपके पास चॉइस है कि आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका मेरा बात होते समय फुल कंप्लीट गुड्स का बात हुआ था, इंस्टॉलमेंट में नहीं। तो देखो हम क्या लिखे, इफ डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट अनलेस एग्रीड नॉट अलाउड, या तो आपका पहले एग्रीमेंट हुआ है क्या इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगा, तब तो अलग बात है ना दिव्यम, तब तो अलाउड ही है। हाँ सर, अगर बात हो तब। हाँ, तो अगर नहीं हुआ है तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है, बायर के ऊपर। अच्छा, अगला 2-3 बुलेट में क्या लिखा है, डिलीवरी टू करियर इज डिलीवरी टू बायर। हाँ, अगर हम ट्रांसपोर्टर को दे दिए, मतलब एक तरीके से हम बायर को दे दिए, ये माना जाता है जनरली मार्केट में। अगर हम ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए, करियर मतलब ट्रांसपोर्टर, कैरियर को अगर हम गुड्स दे दिए हैं तो बायर को दे दिए एक तरीके से, ठीक है। अब आते हैं उस लास्ट पेज पे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। पहले तो हम अनपेड सेलर का मतलब बताया, देखो 3 बुलेट में 3 मतलब है, अगला 10 मिनट का क्लास है, 3 बुलेट में 3 मतलब है। अनपेड सेलर किसको बोलते हैं, होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, पूरा पैसा मिला नहीं है, बायर डिसऑनर्ड द चेक, या फिर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गया है, और हम आपको उधार में सामान नहीं बेचे थे, हम आपको उधार में सामान नहीं बेचे थे, आप या तो हमको पैसा नहीं दिए हो पूरा, या फिर जो दिए थे चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या क्या लाएगा, अनपेड सेलर, वो सेलर जिसको उसका पैसा नहीं मिला। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अनपेड सेलर किसको बोलेंगे, गुड्स उधार में भी नहीं बेचा था, आपका पैसा भी नहीं मिला, या मिला था वो डिसऑनर हो गया। मेरे पास 3 राइट्स है एज एन अनपेड सेलर, राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। राइट ऑफ लियन को एक और नेम से भी बोलते हैं राइट टू रिटेन। लियन और रिटेन का मतलब एक ही है, लियन का मतलब ही होता है रिटेन। हम आपको गुड्स बेचने का एग्रीमेंट कर लिया था, गुड्स अभी भी मेरे पास पड़ा है, हम अपने पास रिटेन कर लेंगे अगर हमको ये न्यूज मिल गया है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो और मेरा पैसा नहीं मिलने वाला है। हम क्या बेवकूफ थोड़ी ना है, अगर हमको पता चल गया कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो और फिर भी हम आपको गुड्स दे देगा, हमको तो पता है मेरा पैसा नहीं मिलेगा, हम तो आपको डिलीवरी नहीं देगा, हम रिटेन कर लेगा अपने पास। तो देखो राइट टू लियन में हम क्या लिखा, गुड्स नॉट सोल्ड ऑन क्रेडिट, पहला कंडीशन, इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट तो पीरियड एक्सपायर हो गया उधार का और आप पैसा नहीं दियो, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। हम आपको उधार में नहीं बेचे या उधार का पीरियड पूरा हो चुका और आप इंसॉल्वेंट भी हो गए और मेरा पैसा भी नहीं दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगले एरो के नीचे लिखा, सेलर कैन रिटेन दी पोजीशन। सेलर अपने पास गुड्स का पोजीशन रिटेन कर लेगा, अपने पास ही रोक के रख लेगा। अगर पार्ट डिलीवरी दे दिए हैं तो बाकी पार्ट रोक के रख लेगा। ये मेरा पहला हक है, आप लोग एग्री भी करोगे, हाँ सर बिल्कुल एज ए सेलर ही आपका हक है। अब ये राइट ऑफ लियन कब कब कैंसिल हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ लियन। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए या फिर हम बायर के एजेंट को गुड्स दे दिया या बायर को गुड्स पकड़ा दिए, या फिर हम खुद ही बोल दिया था कि जब हम राइट टू लियन छोड़ रहे हैं। एक बात बताओ, राइट टू लियन कब तक है, जब तक गुड्स मेरे पास है तब तक ही तो, गुड्स मेरे हाथ से निकल गया तो हम अपने पास रोकिएगा कैसे। फिर राइट टू रिटेन नहीं है, रिटेन का मतलब ही होता है मेरे पास है और हम अपने पास ही रख लिया। तो राइट टू रिटेन या राइट टू लियन तब तक ही है जब तक गुड्स मेरे पास है। तो देखो पहला 2 एक्सेप्शन क्या लिखा है, अगर हम गुड ट्रांसपोर्टर को दे दिया है या फिर हम बायर के या बायर को या बायर के एजेंट को लॉफुली दे दिया है, तो ऑब्वियस बात है गुड्स तो मेरे पास है ही नहीं, तो जो मेरे पास है ही नहीं वो हम अपने पास कैसे रख लेंगे। हाँ, तीसरा बात नया अलग है कि अगर हम पहले ही बोल दिया था कि हम राइट टू लियन यूज नहीं करेंगे, अपने आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट में लिखा हुआ था राइट टू लियन यूज नहीं होगा, तो राइट टू लियन खत्म। अब आते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लियन वाला पावर निकल गया, गुड्स मेरे हाथ से निकल चुका है, मेरे पास दूसरा राइट क्या है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में ही रुकवा दो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही रुकवा दो।
तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है? सेलर पार्टेड विद द गुड्स, गुड्स मेरे हाथ से निकल चुका, बायर इंसॉल्वेंट हो गया और ये मेरे पास न्यूज आ गया है, और गुड्स अभी भी रास्ते में और प्राइस पेमेंट नहीं हुआ। और चौथा कंडीशन, ट्रांसपोर्टर हैज नॉट इन्फॉर्म बायर दैट इज होल्डिंग गुड्स ऑन हिज बिहाफ। ट्रांसपोर्टर बायर को नहीं बोला अब तक कि हम गुड्स तुम्हारे बिहाफ में है, मेरे पास, अब हम तुमको दे रहे हैं, प्राइस पेमेंट नहीं हुआ है, गुड्स अभी भी रास्ते में है और बायर के इंसॉल्वेंट होने का न्यूज आ चुका है। तो मेरे पास कौन सा राइट है? हम अपने ट्रांसपोर्टर को क्या बोलेंगे कि पार्टी को डिलीवरी मत देना, गुड्स रुकवा दो। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ, अब एक मजेदार केस सुनो। अब एक मजेदार केस है, नीचे जो आंसर लिखा है वो मजेदार केस है, आप आंसर करना, फिर केस पढ़ेंगे हम लोग। हुआ ये था कि मेरा ट्रांसपोर्टर बायर तक पहुंच गया था, उसको गुड्स दे दिया था, देने के लिए पहुंच गया था, ठीक है। क्या हम राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ, मेरा बात दोबारा सुनना दिव्यम। मेरा बायर गुड्स के पास, मेरा ट्रांसपोर्टर बायर के पास पहुंच गया गुड्स देने के लिए, अब नहीं कर सकता क्योंकि पहुंच गया मतलब उसको इन्फॉर्म कर दिया गुड्स तुम्हारा है। अब हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम इसमें ट्विस्ट डालते हैं, बायर डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया, गुड्स अभी किसके पास पड़ा है? ट्रांसपोर्टर के पास। इधर में बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अब बायर ट्रांसपोर्टर को बोला गुड्स हमको दे दो, हम ट्रांसपोर्टर को अब खबर कर रहे हैं कि मत देना। क्या ट्रांसपोर्टर को अभी भी बायर को गुड्स देना पड़ेगा? नहीं सर, मना कर दिया नहीं। हाँ, वो एक बार मना कर दिया मतलब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोबारा आ गया मेरे पास। देखो पहला बात हम क्या बोला था, एक बार बायर को ट्रांसपोर्टर ये जानकारी दे दिया कि अब ये गुड्स तुम्हारे बिहाफ में मेरे पास है, मेरा राइट टू स्टॉपेज खत्म, लेकिन ड्यू टू बायर रिफ्यूज कर दिया, वहां पे मेरे पास दोबारा राइट आ गया, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर करना जो हम ब्रैकेट में लिखा भी है नोट्स में, ये राइट टू स्टॉपेज या राइट टू लियन अगर हम यूज कर लिया, क्या तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट है। अनन्या और जेनी, क्या तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म अगर हम राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज यूज कर लिया तो? यस सर। यस सर। नहीं, ये हम अपना एक राइट यूज किया है, अब हमको उसके बाद भी पैसा दे दो, गुड्स ले लो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है अगर हम राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पैसा नहीं मिला था इसलिए हम गुड्स रोक ले रहे हैं अपने पास। जैसे ही आप पैसा दे दोगे हम डिलीवरी छोड़ देगा आपके लिए। पैसा मिल, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, ये बात एकदम दिमाग में रख लेना, राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, राइट टू रीसेल। मेरा तीसरा हक क्या है? चलो हम राइट टू लियन या राइट टू स्टॉपेज यूज कर लिया, गुड्स वापस मेरे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे उस गुड्स का? अब हम क्या करेंगे उस गुड्स का? सर दूसरा कोई बायर को बेचेंगे। हाँ, मतलब हम रीसेल करेंगे, आई विल रीसेल इट टू समवन एल्स। यस सर। तो वही तो लिखे राइट टू रीसेल आपका तीसरा हक होगा। हाँ, अब इसमें दो बात है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो हम बायर को दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही भेज देंगे, हमको कोई नोटिस नहीं देना है बायर को, हम तुरंत किसी और को भेज देंगे। हाँ, लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो मेरा पहला ड्यूटी बनता है कि हम बायर को इन्फॉर्म करें कि देख भाई तुमको लेना है तो बोल, नहीं लेना है तो हम किसी और को बेच रहे, तुम पैसा दे पाएगा तो दे दे वरना हम किसी और को बेच रहे। तो राइट टू रीसेल में दो बात है, अगर गुड पेरिशेबल नेचर का है हम विदाउट इन्फॉर्मिंग टू बायर हाथों हाथ बेच देगा, अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो हम बायर को एक इन्फॉर्मेशन करेगा कि भैया तुमको लेना है तो बोलो, और तुम्हारा इस नानुकुर के कारण, तुम्हारे प्रॉब्लम के कारण जो नुकसान हुआ उसका पैसा दे दो और गुड्स ले लो। क्लियर? आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं जो चैप्टर। इन सब राइट के अलावा एज अ सेलर मेरे पास और क्या राइट है? तुम्हारे ऊपर पैसा के लिए केस करने का तो सूट फॉर प्राइस, तुम्हारे कारण मेरे को कुछ नुकसान हुआ तो सूट फॉर डैमेज,
रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का हक है मेरे पास, और तुम्हारे ऊपर ब्याज के लिए भी केस करने का हक है, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरा पैसा उलझा हुआ रहा इतना दिन, तो मेरे को इंटरेस्ट का भी नुकसान हुआ। ये चारों राइट क्लियर है? राइट टू रीसेल, राइट टू ट्रांजिट, इन सब के अलावा ये हक है मेरे पास। अच्छा, एज अ बायर तुम्हारे पास क्या क्या हक है? अगर हम तुमको टाइमली, इन सब से बाहर आ रहे हैं, हम नॉर्मल राइट पढ़ रहे हैं। बायर को क्या नॉर्मल राइट्स है? अगर टाइमली डिलीवरी नहीं करे सेलर तो डैमेज क्लेम करने का, अगर अपना डिलीवरी नहीं कर रहा है तो वो डिलीवरी पूरा करवाने का, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को पूरा कराने का, अगर कोई वारंटी टूटा है तो डैमेज क्लेम करने का, अगर कोई कंडीशन टूटा है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। और वैसे ही जैसे हमको तुमसे ब्याज मांगने का हक है, तो अगर हम तुमको लेट डिलीवरी किए तो जितना दिन तुम्हारा काम अटका रहा उतना दिन का तुम भी इंटरेस्ट मांग सकते हो हमसे। तो ये था ये पूरा चैप्टर सेल